नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गए हैं 5 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई, 3 राज्यों में हार के बाद सोनिया गांधी ने संभाली कमान, घर पर बुलाई कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक लेने जा रही हैं। बड़ा फैसला, बीजेपी को लग सकता है झटका। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, राजस्थान में चुनाव तो जीत गई बीजेपी, लेकिन चुनाव जीतते ही 35 विधायकों ने कर दिया बगावत। राजस्थान के पहुंचे वसुंधरा राजे के घर। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। इधर दिल्ली में बालकनाथ समेत 3 टॉप कद्दावर नेताओं को दिल्ली बुलाया अमित शाह ने, तो उधर 35 विधायक पहले ही बागी हो गए और चले गए वसुंधरा खेमे में। अशोक गहलोत को मिली एक नई जान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, मिजोरम में कैसे भाजपा को लगा तगड़ा झटका, वहां की स्थानीय पार्टी जेपीएम ने मार ली है बाजी, बताएंगे इसके बारे में। चौथी खबर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को तगड़ा झटका। कमलनाथ ने शिवराज से की मुलाकात, बताया शिवराज को मुख्यमंत्री, कहा शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव करेंगे प्रयास। यानी एक तरीके से इनडायरेक्टली बीजेपी में फूट डालने की तैयारी में है कमलनाथ। बताएंगे कमलनाथ और शिवराज की दोस्ती कहां तक चलेगी, क्या अब लंबी खींचने वाली है, बताएंगे इसके बारे में भी। और बताएंगे आखिर इस 3 राज्यों के चुनाव में कितने मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, ये आपको जान लेना जरूरी है। और इस बीच ईडी पर क्यों भड़क गए हैं संजय सिंह। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आई है, राजस्थान में कैसे अब ध्रुवीकरण की राजनीति हो चुकी है शुरू। ठेले बंद करवाओ, मुसलमानों को मार के भगाओ, किसने कहा यह भी हम आपको बताएंगे। और नरोत्तम मिश्रा का हाल बेहाल, कोमा में पहुंच चुके हैं। जी हां, घर से नहीं निकले हैं 24 घंटे के अंदर से, बताएंगे कैसे करारी हार सदमा पहुंचा है। वह कांग्रेस की वापसी 2024 में कुछ ऐसे आंकड़े हम आपको दिखाएंगे जो 2024 में बीजेपी को लग सकता है झटका, कांग्रेस ने साझा किए हैं। वहीं इस जीत पर, बीजेपी की जीत पर नहीं पच रहा किसी के गले। मायावती ने खड़े किए सवाल, ईवीएम पर ठिकरा, बताया शंका। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने कैसे तोड़ दिया रिकॉर्ड, बीजेपी इधर से उधर जागरी। एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी करारा झटका लगेगा 2024 में, फिलहाल बीजेपी हार होगी या ईवीएम की जीत है, इसे आप कैसे देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर। सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आई दोस्तों, 3 राज्यों में हार के बाद सोनिया गांधी ने संभाली कमान, घर पर बुलाई कांग्रेस नेताओं की आपात बैठक। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में हार के बाद सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई। आपको बता दें 10 जनपद स्थित आवास पर यह मीटिंग हुई है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में 3 राज्यों में खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना में सीएम चुने जाने को लेकर भी विचार हो रहा है। पार्टी को मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता से बाहर ही रहना पड़ा। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकारें बेदखल हुई हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में सोनिया गांधी उन नेताओं से बातचीत करेंगी जिन्हें चुनावी राज्यों में जिम्मा सौंपा गया था। इसके अलावा वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर भी चर्चा कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इन तीनों राज्यों के चुनाव में जिस तरीके के प्रदर्शन हुए हैं, फीडबैक मिलने के बाद ईवीएम को लेकर भी मुद्दा बनाया जा सकता है। खबर निकल के आई है कि आज सोनिया गांधी के घर पर यह बैठक होगी और जिन लोगों को चुनाव प्रभारी बनाया गया था, चुनाव जिन पर जीत का जिम्मा था, उनको बुला करके आखिर इसमें कोई गलतियां हुई हैं। कांग्रेस की लहर थी क्योंकि नेक टू नेक यानी एक कड़ा मुकाबला था, उसके बावजूद भी हार हुई है। सोनिया गांधी इसको लेकर अभी तक कांग्रेस का कोई नेता ईवीएम को लेकर कुछ नहीं बोला है क्योंकि कांग्रेस आला कमान की रोक थी। अब इस पर निर्णय होगा आज, एक तरीके से एक एक सीट की एनालिसिस होगी। इस एनालिसिस में आखिर क्या कुछ आउटपुट निकला है उसको आज सोनिया गांधी के सामने रखा जाएगा, जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, प्रियंका गांधी भी होंगे। उसके बाद ईवीएम को लेकर जो है वो एक एजेंडा बनाया जाएगा। आपको बता दें इसके अलावा इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर भी आज कल चर्चा की गई है। तो तमाम चीजें जो है वो इसको लेकर के ये बातें निकल के, हालांकि दोस्तों हमने जब ये खबर हम बोलने वक्त जो है वो मीटिंग चल रही थी, इस वजह से जो कुछ खबरें निकल के आई वो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इस हार को इस तरीके से कांग्रेस नहीं जाने देगी क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी लगातार कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्त लोकप्रियता के बावजूद ये हार कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। एक और अपडेट, जीत कर भी अब हारती दिखाई दे रही है बीजेपी। भले ही जीत गई लेकिन बीजेपी में मच रही है फूट। जी हां, राजस्थान से चलिए हम खबर लेते हैं। अब दूसरी बड़ी अपडेट, भविष्य पर कयासों के बीच वसुंधरा के लिए जागी उम्मीद, 35 विधायक पहुंचे उनके घर। जी हां, दरअसल आपको बता दें राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपनी परंपरा और सीट झालावाड़ में 53,000 वोटों से जीत हासिल कर ली है। फिर भी उनके भविष्य को लेकर कयास लग रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर नहीं बनेंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह निकल के आई है कि वसुंधरा राजे के 35 समर्थक जीत चुके हैं और 35 समर्थक जीतने के बाद जो है वो उनके घर पर पहुंच चुके हैं। यानी विधायकों का जीतना और उनके सीएम की रेस में बने रहने को लेकर मदद कर सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे को अगर 35 विधायकों को, वसुंधरा राजे के 35 विधायकों को अगर सीएम नहीं बनाया जाता है
तो वो एक तरीके से वो बगौती रुख अख्तियार कर सकती हैं। ऐसे में अब खबर निकल के आई है कि वसुंधरा राजे की विदाई विदाई अगर होगी तो वसुंधरा राजे कुछ बड़ा खेल कर सकती हैं और 35 विधायकों को अगर कांग्रेस के पाले में ले जाती हैं तो 35 प्लस 65 बराबर 110 के करीब हो जाएगा, यानी एक तरीके से बीजेपी को तगड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा पार्टी ही उनके 2 प्रतिद्वंदी भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे के घर जाकर 35 विधायक उस सिचुएशन में मिलते हैं जब बाबा बालकनाथ के साथ साथ कई ऐसे 2-3 जो है वो टॉप लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया है मुख्यमंत्री पद के लेकर चर्चा को लेकर, लेकिन अब ये चीजें जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी के गले की फांस बन गई है। उधर अशोक गहलोत, हमने आपको कल भी बताया था कि वो एक्टिव है। तीसरी खबर निकल के मिजोरम में जेपीएम की सरकार 27 सीटों पर दर्ज की जीत, सत्ताधारी एमएनएफ 10 सीटों पर सिमटी। दरअसल मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव की काउंटिंग हुई और जोरम पीपल्स मूवमेंट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। जेपीएम ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं सत्तारूढ़ नेशनल फ्रंट की हार हुई। पार्टी महज 10 सीटों पर सिमट गई। उधर बीजेपी के खाते में 10 सीटें तो कांग्रेस ने 1 सीटें जीत दर्ज कर ली है। दरअसल आपको बता दें, इन चुनाव की बात करें अगर हम, तो इस चुनाव में सीधे तौर पर देखा जाए तो यहां पर कड़ा मुकाबला रहा और बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। मिजोरम में नई शपथ ग्रहण इसी महीने होगा और सब कुछ जो है वो एक तरीके से तयशुदा होगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को तगड़ा झटका देने की तैयारी में कमलनाथ पहुंच चुके हैं। शिवराज साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और इन्हें मुख्यमंत्री बनाने में हम मदद करेंगे, यानी एक तरीके से उनका जो लहजा था ये साफ एक तरीके से शिवराज को लेकर बड़ा ही एक अचंभा स्टेटमेंट है। उनकी स्टेटमेंट हम आपको सुनाएंगे दोस्तों। दरअसल उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इनको हम बधाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी कहीं शिवराज को मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहती है, चेहरा ही नहीं है। यानी अब रणनीति शिवराज और कमलनाथ में क्या चल रही है ये समझिए। दिल्ली का आला कमान नया मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहा है मध्य प्रदेश में, जबकि शिवराज कमलनाथ के जरिए खेला करने की तैयारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा हम सत्ता में तो नहीं आ पाए, लेकिन हम शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर कोशिश करेंगे। ये बातें कमलनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में रहकर हर भूमिका निभाएंगे, लेकिन अब विपक्ष में रहेंगे या सत्ता पक्ष में जाएंगे, खास करके इन मुख्यमंत्रियों के जरिए, क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री तो अब जो है वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों जगह पे बीजेपी जो है वो चेंज करना चाहती है, लेकिन तीनों अगर बगावती रुख अख्तियार कर दिए तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भारी पड़ेगा। किसके लिए? मोदी एंड कंपनी के लिए। तो अब कमलनाथ क्या करते हैं और शिवराज क्या करते हैं ये तो देखेगा। एक और अपडेट, कांग्रेस की वापसी की भी उम्मीदें जगी, आंकड़े समझिए। विधानसभा चुनाव नतीजों पर जयराम रमेश का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के मुताबिक नहीं रहे हैं। हालांकि तेलंगाना में पार्टी की बड़ी जीत मिली। वहीं परिणाम के एक दिन बाद सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी का वोट शेयर काफी हद तक ठीक रहा, बीजेपी और इसीलिए पुनरुत्थान का एक कारण है। एक्सपर्ट पोस्ट में उन्होंने कहा कि पार्टी के संचार प्रभारी रमेश ने कहा है कि यह सच है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक और हमारी उम्मीद से काफी नीचे था, लेकिन वोट शेयर के मामले में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे नहीं है। यही आशा और पुनरुद्धार का कारण है। तो तमाम चीजें जो है वो उन्होंने कही और कहा कि 2024 में फिलहाल हम चुनाव जीतेंगे। एक और अपडेट, राजस्थान में 6, एमपी में 2, छत्तीसगढ़ में 0। किन राज्यों में कितने मुस्लिम कैंडिडेट जीते वो भी समझ लीजिए। दरअसल रविवार को 4 राज्यों के नतीजे घोषित किए, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी को 163 सीटें मिली, राजस्थान में 115, छत्तीसगढ़ में 54 सीटें मिली। इन नतीजों की बात करें तो फिलहाल समीकरण भी ध्वस्त हुए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी के कुल 559 सीटों में से 332 सीटें मिली। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने इन चुनावों में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। 3 राज्यों की 519 में से केवल 6 मुस्लिम ही चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचे हैं, जिनमें बीजेपी के बागी यूनिस खान भी शामिल हैं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस ने कुल 14 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 5 ने चुनाव में जीत हासिल की। पिछली विधानसभा में यहां 9 मुस्लिम विधायक बनकर आए थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां कांग्रेस ने 230 प्रत्याशियों में से सिर्फ 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था और दोनों ने जीत हासिल की। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक मुस्लिम उम्मीदवार कवर्धा में मोहम्मद अकबर को टिकट दिया था, जो चुनाव नहीं जीत सके हैं। वहीं अगर बात करें तो हाकिम अली राजस्थान में हाकिम अली, रफीक खान, अमीन कागजी, जुबैर खान, जाकिर हुसैन, यूनिस खान राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद, आतिफ, आरिफ अकील, यानी 8 मुस्लिम विधायक जो है वो कांग्रेस के वो जीत सके हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां
आखिरकार नरोत्तम मिश्रा की करारी हार के बाद पहुंचे कोमा में, 24 घंटे तक किसी से नहीं कर रहे बात। जी 8800 वोटों से जीते, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, हराया किसने, समझिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है वो मुख्यमंत्री, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हार गए हैं। वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने मिश्रा को 8800 वोटों से हराया। शुरुआत में कुछ एक राउंड में नरोत्तम मिश्रा ने मामूली बढ़त हासिल की थी, मगर वो अब इस बढ़त पे कायम नहीं रह पाए। 13 राउंड की काउंटिंग के बाद मिश्रा को हार का मुंह देखना पड़ा और वो लगातार 3 बार से दतिया से सीटिंग विधायक थे। उन्हें बीजेपी का कद्दावर नेता कहा जाता है। सीएम शिवराज के करीबी नरोत्तम की हार चौंकाने वाली रही। राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा के बीच राजनीतिक दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस के दतिया से पहले अवधेश नायक को टिकट मिला था, मगर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अवधेश को टिकट दिए जाने का जमकर विरोध किया था। नतीजा यही हुआ कि अवधेश का टिकट कट गया और पार्टी ने राजेंद्र भारती को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसका फायदा भी कांग्रेस को हुआ है। दतिया की राजनीति में कांग्रेस की वापसी हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2018 में के विधानसभा दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा ने जीत हासिल की थी और उन्हें कांग्रेस के राजेंद्र भारती को हराया था। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिले। हालांकि करारी हार के बाद जो है वो मुख्यमंत्री बनने का तो छोड़िए, विधायक भी नहीं बन सके, कोमा में पहुंच चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी ने लाख के करीब वोट से जीत करके मचाया तहलका। जी हां, दरअसल AIMIM ने झंडे गाड़ दिए हैं। आपको बता दें, हैदराबाद की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी एक जाना माना नाम। तेलंगाना की चंद्रगुट्टा विधानसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी सीट जीत गए। 23 राउंड की मतगणना के बाद उन्हें लगभग 1 लाख के करीब वोट मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी को महज 18,000 ही वोट मिले हैं। यानी देखा जाए तो करीब जो है वो 82,000 वोटों से जीत दर्ज की है। तो इस तरीके से शानदार जीत दर्ज करने के बाद जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो तगड़ा झटका दिया है और यही कारण है कि आपको बता दें AIMIM के 7 विधायक जो है वो बने हैं। 7 विधायक AIMIM को बने हैं, 9 सीटें में चुनाव लड़ाया था। एक और अपडेट निकल के चुनावी रिजल्ट को मायावती ने बताया विचित्र, कहा गले से नीचे उतर पाना मुश्किल। दरअसल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इनमें 4 राज्यों के परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। वहीं एक राज्य मिजोरम में अब मतगणना जारी है। वहीं 4 राज्य जिनके परिणाम घोषित हो चुके हैं, उनमें बीजेपी ने 3 राज्यों के बहुमत के साथ जीत हासिल कर दी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी की जीत को लेकर विचित्र परिणाम गले के नीचे उतर पाना मुश्किल बताया। साथ ही उन्होंने बसपा के कार्यकर्ता से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की। उन्होंने 10 दिसंबर को लखनऊ में होने वाले बसपा की बैठक भी की। जानकारी आपको बता दें कि इस बैठक में आगामी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। तो इस तरीके की खबर है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, तेलंगाना कांग्रेस विधायकों की बैठक, नए नेता चयन की संभावना जी। दरअसल आपको बता दें, कल तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बारी नेता बनने के नवनिर्वाचित विधायकों ने बैठक की होटल मैसूरी, जहां विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसमें 64 विधायक हैं। 64 विधायक कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी शामिल है, जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अब सरकार बनाने का दावा ठोकने जा रही है, खास करके कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार तेलंगाना में प्रचंड जीत के बाद अब सरकार बनाने जा रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार कल लोकसभा चला। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 115 दिन बाद राज्यसभा से निलंबन राघव चड्ढा की हुई वापसी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित समाप्त हो गया और राघव चड्ढा को 11 अगस्त के दिन उच्च सदन से निलंबित किया गया था। और इसके बाद आप सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। मैं अपने निलंबन को रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और 115 दिनों बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि मुझे खुशी है कि मेरा निलंबन वापस ले लिया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट के और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और अपडेट, मणिपुर में 7 महीने बाद इंटरनेट चालू होते ही बिगड़े हालात, फिर भड़के दंगों में 13 की मौत। जी हां, मणिपुर में सोमवार दोपहर सामने आई हिंसा की ताज़ा घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने कहा है कि दोपहर के करीब टेंगनपाल जिले में साइबर सेल के पास लेथुंग गांव में मिलिटेंट्स के 2 समूहों ने जमकर गोलीबारी की। बता दें, मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में बीते 7 महीने से इंटरनेट बैन था, जिसे सरकार ने रविवार को हटा दिया। इंटरनेट बैन के हटते ही ताज़ा हिंसा की घटना सामने आई है। सुरक्षा बलों के अधिकारियों के मुताबिक निकटतम सुरक्षा बल इस जगह से लगभग 10 किलोमीटर दूर थे। एक बार फिर अब सेनाएं आगे बढ़ी और यहाँ पर पूरी तरीके से हालात बेहद खराब रहे। तो लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।